हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आपका उसका टॉपिक है श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। लीजिए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्वसन हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हमारे बॉडी की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। केवल सांस लेना और सांस बाहर निकालना ये श्वसन प्रक्रिया नहीं है। जब तक कि इसका ऑक्सीकरण प्रक्रिया न हो तब तक ये एक अधूरी प्रक्रिया रहती है। जो भी हम फूड सप्लीमेंट्स या भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका कंप्लीट पाचन कब होगा? होने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे बनने वाली जो ऊर्जा है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर को प्राप्त होती है और उससे हमारे शरीर की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो चलती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। बेसिकली जो हम जनरली जब हम श्वसन की बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में वायु पाई जाती है, उसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। कौन कौन सी वायु हमारे वायु के भाग को बनाती है? जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सभी हमारे वायुमंडल के भाग हैं। अब इनकी जो मात्रा है वायुमंडल में वो कितनी कितनी है उसके बारे में ज़रा हम जानकारी कर लेते हैं। वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, इस वायुमंडल के अंदर कई प्रकार की गैसेज होती है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, N2। ये लगभग 78% के आसपास हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट जो गैस है या वायु है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में लगभग 21% होती है। इसके अलावा अन्य जो गैसेज है वो लगभग 1% होती है। अब 1% के अंदर 0.03 जो मात्रा है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और इसके अलावा वाटर वेपर्स, हीलियम, हाइड्रोजन और अन्य जो छोटी गैसें होती है जिनकी क्वांटिटी मात्रा बहुत ही अल्प होती है वो सारी इस 1% के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन के अंदर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान इसका कहाँ पर होता है? आदान प्रदान होने के लिए इनको एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए। इनका आदान प्रदान होता है हमारे फेफड़ों में, यानी हमारे लंग्स में। हम लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को हम एक्सपेल या CO2 को हम गैस को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में एक आवश्यक अंग है जिसे हम फेफड़े या लंग्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। इस फेफड़े की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब इसका रोल क्या होता है? सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे लंग्स और हमारे ब्लड में वो किस प्रकार से होता है उसकी जो क्रियाविधि है उसके बारे में विचार कर लेते हैं। मैं एक डायग्राम बना के इसको समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सपोज कीजिए ये हमारा हार्ट है, इसके ये 4 चैम्बर हैं और यहाँ पर
ये दो लंग्स हैं जो लेफ्ट और राइट है। ये श्वास नली है जिसके द्वारा यहाँ हमारे नासा छिद्र होते हैं, नासा गुहा होता है, उसके द्वारा यहाँ से वायु यानी ऑक्सीजन प्रवेश करती है। यहाँ से एंटर होगी, यहाँ से एंटर होने के बाद के अंदर ये दोनों लोब्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। ये जो 4 लोब हैं हमारे हार्ट के, इसको मैं हृदय और ये हमारे फेफड़े, बड़े ध्यान से देखना, इजीली समझ में आएगा आपको ये इस डायग्राम से। यहाँ ये जो पार्ट है हार्ट का, इसको हम बोलते हैं दायां भाग, और ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम बायां यानी लेफ्ट। इसमें जो दाएं भाग है, जो दायां आलिंद है, इसके अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा यानी महाशिराओं के द्वारा इसके अंदर जो रक्त आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, यानी उसे हम अशुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं। वो यहाँ आने के बाद के अंदर यहाँ कपाट होते हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। यहाँ से ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, कौन सी धमनी के द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में, ये दोनों लंग्स में जाता है, और इस ब्लड के साथ कौन सी गैस ट्रेवल हो रही है या कौन सी गैस का परिवहन हो रहा है? इसके साथ में CO2 का परिवहन होता है। अब इसी वक्त ये जो स्पेस है, यहाँ से हमने जो ऑक्सीजन ली है, यहाँ पे एल्वियोलाई होते हैं जिसको हम कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपिका। कुपिकाएं होती है, यह बहुत ही सूक्ष्म रचनाएं होती है, और यहाँ पर जो रक्त केशिकाएं होती है वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है। उसकी जो दीवार है वहाँ पर विसरण के द्वारा, मीन्स डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर एल्वियोलाई जो स्तर है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें रिलीज कर दी जाती है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर भेज दिया जाता है। जो ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं उस ब्लड ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करती है उसे कहते हैं हम ब्लड वेजल्स, और वो ब्लड वेजल्स का जो प्रकार है वो होता है फुफ्फुसीय शिरा। यहां एक बात जरूर ध्यान रखें, ये शिरा है, शिरा को कौन सा ब्लड लेके जाती है? शिराएं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसके आगे फुफ्फुसी लगा, यानी ये पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी जो वेन होती है ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, यानी ये उस रक्त को लेके आती है जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, और ये हमारे हृदय के बाएं भाग में आती है। बाएं भाग के अंदर बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद में आने के बाद में ये बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले के बाद के अंदर यहाँ से ये ब्लड महाशिरा में, महाधमनी में, जिसको हम एरोटा बोलते हैं, उसके अंदर ये पंप होता है, और वहाँ महाधमनी में आने के बाद के अंदर ये हमारी कंप्लीट पूर्ण शरीर को ये ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त होता है, और ये प्रत्येक अंग और ऊतक को ये ब्लड सप्लाई होता है। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गैसों का आदान प्रदान, जिसकी मैं बात कर रहा था, गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से, यानी गैसों को ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। रक्त के अंदर क्या होता है? रक्त के अंदर ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है। अब इनका एक्सचेंज कहाँ होता है? इनका दोनों गैसों का एक्सचेंज हमारे फेफड़ों के अंदर जो जगह है, एल्वियोलाई के जो स्पेस है वहाँ पर इसका होता है। जो फेफड़ों की सबसे छोटी रचना है, कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। रक्त ऑक्सीजन और गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करती है,
इस प्रकार जो उत्पन्न CO2 गैस है वो अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। ये सारा काम कहाँ पर होता है? फेफड़ों में होता है। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये श्वसन क्रिया होती है जिसके अंदर श्वास लेने में हमें 2 सेकंड और सांस को छोड़ने में हमें 3 सेकंड लगते हैं। हम सांस लेते हैं उसमें कम समय लगता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं तो उसमें 1 सेकंड ज़्यादा लगता है, यानी 3 सेकंड लगते हैं। इस प्रकार अगर हम प्रति मिनट की बात करते हैं तो लगभग 13 से लेकर 14 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में अगर सांस लेने की संख्या की बात करते हैं तो लगभग वो 12 से लेकर 13-14 तक होती है। श्वसन तंत्र के जो भाग होते हैं, यानी श्वसन तंत्र जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, इसके बारे में ज़रा हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र का जो डायग्राम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है, वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमारे श्वसन तंत्र है। ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है, यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंडिकेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं नासाद्वार की, नॉस्ट्रिल्स की। नाक के माध्यम से जो गैस है, ऑक्सीजन है, वो एंटर करती है। यहाँ मैं ऑक्सीजन लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नाक में या हमारी बॉडी के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस ही जाएगी। इस ऑक्सीजन के साथ जो वायुमंडल में उपस्थित जो अन्य गैसें हैं, इसके अंदर सभी गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है? वायु होती है गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण यानी इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ऑक्सीजन तो इसमें है ही। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो लेने का जो कार्य करती है हमारे नाक के द्वारा ये इनहेल की जाती है, यानी इसको हम नाक के माध्यम से शरीर में लेते हैं। फिर ये गैस, अच्छा, नाक जो है इसके अंदर छोटे छोटे बाल जिसको हम रोम कहते हैं, वो संरचनाएं पाई जाती है। उसका जो नाक में रोल क्या होता है, हमारे इस वायु के साथ में कई बार धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो हमारे इस फेफड़े के अंदर नहीं पहुँचे उसको रोकने का काम करते हैं। और इस नाक के अंदर नासा जो गुहा होती है, इसके अंदर झिल्ली होती है, उसके अंदर चिपचिपा सी थोड़ी चिपचिपी सी होती है वो। तो वो क्या करती है कि जो धूल मिट्टी होती है उसको वो अपने उसके साथ झिल्ली के साथ चिपका लेती है, और इस प्रकार से जो धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वो फिल्टर होके हमारे इसके अंदर जो वायु है वो फिल्टर होके जाती है, और वो हमारे दोनों जो लोब्स हैं, फेफड़े के 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, उसके अंदर वायु पहुंचती है। पहुंचने का जो माध्यम है नासाद्वार से, ये आगे हमारे श्वास नली के अंदर। उससे पहले ये कंठ है, ये ग्रसनी है, और ये मुख गुहा है। अब जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो श्वास नली होती है वो हमारी भोजन नली के आगे होती है। तो हम जब भोजन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम बोलते बोलते भोजन करते हैं, तो भोजन का कोई ग्रास, कोई टुकड़ा हमारी श्वास नली में चला जाता है। उस स्थिति में हमें जोर से खांसी टाइप आता है, खांसी आती है, और उस खांसी के झटके से वो टुकड़ा है जो वापस बाहर निकल आता है। तो उसके लिए एक संरचना बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। वो एक ढक्कन की भांति कार्य करता है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस वक्त वो श्वास नली को ढक देता है ताकि भोजन का कोई टुकड़ा श्वास नली में प्रवेश ना करें। इस प्रकार ये वायु इस श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़े के अंदर दोनों भागों के अंदर एंटर करती है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल छल्ले दिख रहे हैं, ये इसके भाग हैं। इसका काम क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो कई बार इस श्वास नली को पिचकने का डर रहता है।
जैसे हम कभी सांस लेते हैं, जैसे हल्की सी कोई पाइप है उसको हम जोर से सक करते हैं तो वो पिचक जाती है, तो वो इस श्वास नली को कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, पिचकने से बचाने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेज की उपस्थिति पाई जाती है, जिसको हम कार्टिलेजनस रिंग बोलते हैं। कार्टिलेजनस रिंग्स, ये उपस्थित छल्लियाँ होती है, उपस्थित छल्ले होते हैं या रिंग्स होती है, जो इस श्वास नली को पिचकने से बचाती है। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हिंदी के साथ साथ आप इसका इंग्लिश वर्जन भी कीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो साइंटिफिक जो टर्म्स हैं, शब्दावली हैं, उसको मैं मोस्टली इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल होता है और हिंदी मीडियम वालों के भी, दोनों के लिए, क्योंकि साइंस की जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। उसके बाद में यहाँ से ये एंटर हो जाती है दोनों लोब्स के अंदर। इसके फिर अगले पार्ट होते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं इसके श्वास नली के, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये लेफ्ट ब्रोंकाई और ये राइट ब्रोंकाई, जिसको हम श्वसनिका कहते हैं, यानी दाई श्वसनिका और बाई श्वसनिका। श्वसनिका फिर आगे जाके श्वसनिकायों में बढ़ जाती है। श्वसनिका, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ये संख्या में कितनी होती है? ये 2 होती है, लेफ्ट और राइट। ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर और छोटी संरचना होती है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये श्वसनी में टूट आगे चली जाती है, श्वसनी, श्वसनिका। और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये आगे जाके एल्वियोलाई, जिसको कुपिका कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कुपिका, इस कुपिका में ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ मैं दिखा दूँ, जैसे ये मेन आ रही है, ये श्वास नली है, इसके ये 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट होने के बाद में इसके जैसे पेड़ की स्टेम ब्रांचेज होती है, उसी प्रकार से इसकी संरचनाएं होती है। ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया हमारे लंग्स का। इस प्रकार से इसके और पार्ट्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कुपिका। कुपिका, ये सबसे छोटी संरचनाएं होती है, कुपिकाएं। यहाँ ये दिख रही है, यहाँ ये कुपिका, यहाँ जो कुपिका है ये इसका पार्ट है, ये श्वसन होती है। यहाँ जाके ये छोटी छोटी कुपिकाएं स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कुपिकाएं कहते हैं। इसके नीचे, फेफड़ों के नीचे एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, चपटा, जिसको हम डायफ्राम या पट्टा बोलते हैं। ये जब हम सांस अंदर लेते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब इसमें हलचल होती है और ये ऊपर और नीचे होने का काम करता है। इस प्रकार ये जो डायफ्राम है ये हमारे इस पूरे सिस्टम को आधार प्रदान करता है, बेस बनाता है इसका। ये फेफड़े जो स्ट्रक्चर है, दोनों फेफड़े हैं वो पसलियों के द्वारा ढके रहते हैं। पसलियाँ इसको इसकी सुरक्षा करती है, चोट से इसको बचाती है। और फेफड़े बिल्कुल हमारे किस प्रकार होते हैं, स्पंज की, जैसे स्पंज को हम दबा सकते हैं वैसे फेफड़े बिल्कुल स्पंज नुमा होते हैं और इनको इजीली स्क्वेज किया जा सकता है, यानी इसको आराम से निचोड़ा जा सकता है। श्वसन संबंधी रोग, यानी हमारे शरीर में श्वसन से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं? श्वसन के भाग हमने स्ट्रक्चर में देख लिया कि लंग्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब मानव में मुख्य रूप से जो श्वसन तंत्र के 3 भाग हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, यानी इसमें कौन कौन से अंग काम में
आते हैं, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। जो ऊपरी श्वसन अंगों की जब हम बात करते हैं तो ऊपरी श्वसन अंग में नासिका है, मुख है, ग्रसनी है, स्वर यंत्र जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं, वो इसको ऊपरी श्वसन तंत्र को बनाते हैं। निचले श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर श्वास नली, श्वसनिका और श्वसनिकाएं और कुपिकाएं और फेफड़े आते हैं। ये तो होगी इनके अंगों की बात। रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर, जैसा कि श्वसन दर की बात करते हैं तो बच्चा है जो लगभग 45 बार प्रति मिनट की दर से सांस लेता है, और जो वयस्क व्यक्ति है वो 15-16 बार सांस लेता है। नॉर्मली जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसकी जो श्वसन दर है वो 14 से लेकर 18 के बीच में होती है। श्वसन दर को जो मापने के दर है, यानी श्वसन रेट को हम कैसे नापें, उसके लिए एक स्पायरोमीटर नामक एक यंत्र होता है, उसके द्वारा हम श्वसन की रेट को हम हमारी जो श्वसन दर है उसको माप सकते हैं। एक ब्रीथ एनालाइजर आता है। कई बार पूछ लेते हैं कि पुलिस वाले कभी कभी जब ट्रैफिक की जांच करते हैं, यातायात पुलिसकर्मी होते हैं, उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ब्रीथ एनालाइजर बोलते हैं। ब्रीथ एनालाइजर क्या होता है ये ब्रीथ एनालाइजर? कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो लोग अल्कोहल को पीकर यानी शराब का पान करके, मद्यपान करके गाड़ी चलाते हैं, तो उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा मापने के लिए पुलिस वालों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ब्रीथ एनालाइजर कहते हैं। वो उस व्यक्ति का जिसने अल्कोहल लिया है उसके मुंह खुलवाते हैं और उसके मुंह के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं और उसको सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो वो ब्रीथ एनालाइजर होता है, वो उसकी अल्कोहल की मात्रा होती है उसको माप लेता है। इस प्रकार ये इंस्ट्रूमेंट होता है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और नियर फ्यूचर के अंदर भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि भाई ब्रीथ एनालाइजर होता क्या है। ये मद्यपान को मापने वाला यंत्र है जो यातायात पुलिसकर्मी या पुलिस द्वारा उपयोग किया जाता है यातायात की चेकिंग के दौरान। अब है अंतःश्वसित और उच्छ्वसित, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कितनी ऑक्सीजन और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और निकाली जाती है। जैसा कि हमें पता है कि वायुमंडल के अंदर टोटल जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है। यानी जब हम गैस को हमारी बॉडी में इनहेल करेंगे या हम उसको अपने शरीर के अंदर लेंगे लंग्स में, तो उस वक्त जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन जाती है उसके अंदर वायुमंडल से जो गैस जाती है, वायु जाती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी जो मात्रा है वो लगभग 0.03 है। 0.03 से लेकर 0.04 तक की जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा होती है उसको हम इनहेल करते हैं या शरीर के अंदर लेते हैं। लेने वाला अंग कौन सा है? फेफड़े, लंग्स। लंग्स तक पहुंचती है और ये उच्च वसित गैस है जो एक्सपेल की जाती है। एक्सपेल, जब हम गैस को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, उस स्थिति के अंदर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% से घटकर 16.4 यानी 16.4% रह जाती है। 16.4 और 21 के अंदर बीच का जो गैस ऑक्सीजन है वो कहाँ गई? उसको हमारे ब्लड ने कैरी किया और हमारे हार्ट के द्वारा हमारे शरीर के अंगों तक पहुँचाया। अब वो ऑक्सीजन कहाँ काम आएगी? वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जो पाचन प्रणाली के दौरान जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें उसका यूज होता है। अब बाहर निकलने वाली जो गैस है या जिसको हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं वायु को, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी हमने ली कितनी? हमने 0.03 जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हमने इनहेल किया, और जब हमारे शरीर से बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसकी मात्रा है 4.4। इतना क्यों? ये इतनी मात्रा इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हृदय के द्वारा जब लंग्स तक आता है तो उस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है।
तो रक्त क्या करता है, डिफ्यूजन के दौरान फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले लेता है, और वापस ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारे हृदय को सप्लाई होता है। इस प्रकार से ब्लड के में से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो निकाल ली जाती है, और वो फेफड़ों में आने के बाद के अंदर उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सपेल के द्वारा। ये बता दिया। अब हम आते हैं कि श्वसन संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग, यानी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कई बार इन्फ्लेम हो जाती है, सूजन आ जाती है, कई प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणुओं की वजह से श्वसन संबंधी बीमारियां हमारे शरीर को हो जाती है। स्वस्थ मनुष्य कई बार बीमार हो जाते हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां जिसकी वजह से हमारी श्वसन प्रणाली को दिक्कत आती है या परेशानी आती है। तो सबसे जो नॉर्मली जो डिजीज़ हम सामने आता है उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया हम देखते हैं कि ये श्वसन संबंधी रोग है, और ज़्यादातर ये सर्दी के दिनों में ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर जो इससे इन्फेक्ट होते हैं वो छोटे बच्चे ज़्यादा इससे इन्फेक्ट होते हैं, और कई बार अगर इसका प्रॉपर तरीके से अगर हम क्योर नहीं करते हैं तो ये बहुत ही फैटल या घातक हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये एक जीवाणु की वजह से होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ये रोग है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसका जो रोगजनक है वो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नेक्स्ट है जो अस्थमा है। अस्थमा जो होता है ये एक एलर्जी से पैदा होता है। जैसे किसी व्यक्ति को धूल से एलर्जी होती है, किसी को किसी प्रकार के जो प्लांट के जो पोलन कण होते हैं, पराग कण होते हैं, उससे होता है। हम देखते हैं कई बार खरपतवार होती है खेतों के अंदर, तो उसमें एक गाजर घास नाम का एक पौधा होता है जो अमेरिका से हमारे अनाज के साथ, जब हमने अमेरिका से अनाज को आयात किया था तो उसके साथ एक प्रकार की वीड जिसको खरपतवार बोलते हैं वो उस बीज के साथ आ गई थी, और वो अब हमारे भारत के अंदर जगह जगह परेशानी खड़ी कर रही है, और उसे गाजर घास कहते हैं। पार्थेनियम है उसका जो बॉटेनिकल नेम है, जो पार्थेनियम है, वो अस्थमा को बढ़ावा देता है। तो ये एक एलर्जी से होने वाला रोग है जो मोस्टली आज की स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। धूल के कण से या और किसी, जैसे हम कोई दवाई ले लेते हैं उससे भी एलर्जी क्रिएट हो जाती है। तो अस्थमा एक प्रकार से एलर्जी से होने वाला रोग है। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस जो नाम पड़ा है ये सिलिका से पड़ा है। सिलिका मतलब पत्थर। पत्थर में जो माइंस हैं उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं या मजदूर होते हैं, उनको इस प्रकार के जो सिलिकोसिस की बीमारी होती है वो ज़्यादा होती है। ये रोग वायु प्रदूषण के द्वारा, जब पत्थर की कटाई होती है या माइंस के अंदर पत्थर को ब्लास्टिंग की जाती है तो उसके जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के, वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, और वो वायु के द्वारा लोगों के फेफड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं, और एक तरह से फेफड़ों के अंदर उसका जमाव होने लगता है। इस वजह से वह व्यक्ति जो सिलिका के खानों में कार्य करते हैं, यानी पत्थरों की, या सिलिका एक मिनरल है, उस तरह की कोई खदानों में अगर कोई काम करता है, यानी माइंस में खानों में काम करता है, तो उसमें उन लोगों के अंदर इस रोग के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, सिलिकोसिस या एंड दूसरा जो रोग है वो है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस भी एक मिनरल होता है जो खनन के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है फेफड़ों का कैंसर। कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक कैंसर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है उसको बोलते हैं हम लंग्स का कैंसर। ये प्रमुख इसका जो कारण है, इसका जो कॉज है वो है धूम्रपान, यानी कि बीड़ी सिगरेट का जो ज़्यादा उपयोग करते हैं, इनको उपयोग में लेते हैं, उन्हें ये फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। वात स्फीति, अत्यधिक धूम्रपान के कारण ये होता है। वात स्फीति मतलब
आदमी का दम भरने लगता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, थोड़ा चलने के बाद में उसको बैठना पड़ता है, वो उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, इस रोग को हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस जो डिजीज़ है ये हमारी श्वसनी यानी ब्रोंकाई की आंतरिक सतह पर जो इंटरनल जो सरफेस है उस पे सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से खांसी और अत्यधिक श्लेष्मा, श्लेष्मा मीन्स म्यूकस, हरा पीला जो कफ होता है वो डेवलप होने लगता है और सांस लेने में कठिनाई आती है। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो उसके खांसी के दौरान उसके गले के अंदर बलगम जम जाता है, तो गला उसका बैठा बैठा रहता है, आवाज़ साफ नहीं आती है। और जब बहुत ज़्यादा खांसते हैं तो शरीर से खांसी के साथ के अंदर एक पीले रंग का पदार्थ जिसमें श्लेष्मा ज़्यादा होता है, म्यूकस ज़्यादा होता है, वो शरीर से बाहर निकलता है, जिसको हम बलगम कहते हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस रोग को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस प्रकार से रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ है ये जानकारी है इसकी बारे की। जो नेक्स्ट है जीव और श्वसन अंग। अभी हम बात कर रहे थे मनुष्य की। मनुष्य के अंदर जो श्वसन का जो अंग होता है वो फेफड़ा होता है, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इसके अलावा और भी हमारे छोटे मोटे जीव जो विकसित हुए हैं, अल्प विकसित जो जीव हैं, उनके अंदर भी श्वसन प्रणाली के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मनुष्य, पक्षी, छिपकली, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं एवीज की, यानी पक्षी जो होते हैं, छिपकली जो रेंग के चलते हैं जिसको हम रेप्टाइल बोलते हैं या सरीसृप बोलते हैं। इनके अंदर जो श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं फेफड़े, एक जोड़े फेफड़े होते हैं। केचवा और जो मेंढक होते हैं यानी अर्थवॉर्म और फ्रॉग, इनके अंदर आर्द्र और श्लेष्मी। आर्द्र का मतलब होता है नमी, ह्यूमिड, जिसमें उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। आर्द्र का मतलब होता है मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स नमी वाली, और श्लेष्मा मीन्स म्यूकस। इनकी जो ऊपर की जो त्वचा होती है बॉडी की वो हमेशा पानी के साथ नम रहती है और उसके ऊपर एक म्यूकस लेयर जमा होती है। उसके द्वारा मेंढक और ये केंचुए के अंदर श्वसन प्रणाली होती है। अब बात करें छिपकली। अच्छा, मेंढक के बारे में एक और मैं बात बता दूं। मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो उभयचर है। उभयचर मीन्स जो दोनों जगह रह सकता है, जल में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है। ये अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, अंडे देने के लिए कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा। पानी में अंडे देता है और बहुत अधिक मात्रा में अंडे देता है। अंडे देने के बाद के अंदर अंडे से जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है वो टेडपोल बनता है। टेडपोल के दौरान जो इसका जीवन चक्र का एक पार्ट है मेंढक का, वो श्वास लेता है तो वो गिल से या गलफड़े से लेता है, क्योंकि उस स्थिति में वो पानी में रहता है। जब टेडपोल से वो मेंढक बन जाता है, वयस्क मेंढक बन जाता है, तब उसके अंदर ऊपरी त्वचा जो होती है, मॉइस्ट त्वचा होती है, उससे भी ले लेता है वो। तो मेंढक के अंदर आर्द्र और श्लेष्म त्वचा के द्वारा श्वसन भी होता है और उसके अंदर गिल्स के द्वारा भी श्वसन होता है जब वो टेडपोल की फॉर्म में होता है। मछली, झींगा मछली और सीप, पैल ऑस्टर है, ये क्लोम या गिल के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। मछली चूंकि पानी में रहती है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो घुली अवस्था में होती है। मछली अब ऑक्सीजन को किस प्रकार ग्रहण करेगी? मछली बार बार
अपना मुख के द्वारा पानी को अपने शरीर के अंदर लेती है, और वो जो पानी है वो उसके गिल्स की सतह से गुजरता है, और वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर वो गिल्स उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से मछली घुली हुई ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हुए अपने श्वसन प्रणाली या श्वसन को पूरा करती है। तितली जो इंसेक्ट है, टिड्डे हैं, मक्खियाँ हैं, इनके अंदर श्वास नली या इसके अंदर श्वास रंध्र पाए जाते हैं, उसके द्वारा श्वसन करती है। तिलचट्टे, इसके अंदर श्वास रंध्र होते हैं जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। कौन? तिलचट्टे और ये इंसेक्ट। कीटों के अंदर वातक होते हैं, यानी एयर चैम्बर होते हैं या एयर सैक्स होते हैं, उसके द्वारा ये जो इंसेक्ट हैं वो सांस लेते हैं, या श्वास प्रणाली के द्वारा वो सांस लेते हैं। श्वसन पथ, रेस्पिरेटरी जो पाथ है वो किस प्रकार से होता है, ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी नासाग व नोस्ट्रिल्स के द्वारा या नासा छिद्र की एक जो दीवार होती है उसके ऊपर श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है, जो एक चिपचिपा श्रावण होता है, उससे श्लेष्मा स्रावित होता है, यानी म्यूकस सीक्रेशन होता है। उसके कारण जो मार्ग है, वायु का जो मार्ग है वो हल्का गर्म हो जाता है, यानी जो गर्म उसको गर्मी प्रदान करता है, और सूक्ष्म जो जीव हैं वो और जो धूल मिट्टी के कण हैं वो उस दीवार से चिपक जाते हैं। इस प्रकार से जो धूल कण होते हैं वो एयर ट्रैक्ट में नहीं जाते और फेफड़े के अंदर केवल और केवल वायु का प्रवेश होता है। उसके बाद में जो श्वास नली है, श्वास नली के प्रवेश द्वार पर पत्ती नुमा कपाट, एपिग्लोटिस का क्या रोल होता है? एपिग्लोटिस जो है वो श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। भोजन के दौरान वो उसको ढक के रखता है और एयर आराम से श्वास नली से होती हुई फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इसमें सी आकार के उपास्थि छल्ले होते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो पाए जाते हैं। वो श्वास नली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको पिचकने से रोकने का कार्य करती है, यानी वो उसको कोलैप्स होने से बचाती है। श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स के अंतिम सिरे पर कुपिकाएं स्थित होती है, यानी श्वास नली दो भागों में बढ़ गई। ब्रोंकाई आगे जाकर ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से भी जो छोटी रचनाएं होती है जिसको हम एल्यूलाई या कुपिकाएं कहते हैं, उसके अंदर वो जाके आगे बढ़ जाती है। फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल एंड जो क्रियात्मक पार्ट है, फंक्शनल जो पार्ट है वो कुपिकाएं होती है। यानी एल्यूलाई आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुपिकाएं जो होती है वो वायु कोष्ठों, यानी रक्त की जो नलिकाएं होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसके अंदर हृदय से ब्लड आता है पल्मनरी वेन के द्वारा और पल्मनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड वेजल्स, वो उनका आकार बहुत ही पतला होता है, इसलिए उनको हम केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन को रक्त में मिश्रित करके पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कुपिकाओं के अंदर उसकी जो सतह होती है वहीं पर वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन होता है। फेफड़े, लंग्स, ये थैलीनुमा एक जोड़ी फेफड़े स्थित होते हैं, दो होते हैं लेफ्ट एंड राइट। डायफ्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये वक्षीय गुहा का जो थोरेक्सिक कैविटी है, थोरेक्सिक कैविटी का निचला भाग होता है। यानी ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ये दो फेफड़े होते हैं, ये होती है, और यहाँ जो ये पार्ट है इसको हम डायफ्राम कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में फेफड़े ऊंचे और नीचे होते हैं। उस स्थिति के अंदर डायफ्राम भी इस प्रकार की स्थिति होती है
और वापस जब सांस इस प्रकार से स्थिति बनती है, इस प्रकार से ये फेफड़े के लिए एक बेस और एक आधार तैयार करता है। ये गुंबदाकार पतले पट्टे के द्वारा बंद होता है, यानी इस प्रकार से इसकी शेप होती है। श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान वायु हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, वो उसका किस किस प्रकार से होता है। पहला जो है ज्वारीय आयतन, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम ये क्या होता है? सामान्य श्वसन के दौरान फेफड़ों में भरी गई और बाहर निकाली गई जो वायु है, उसका जो वॉल्यूम है उसको हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने सांस ली, ऐसे सांस ली, उसके बाद में मैंने इसी सांस को वापस छोड़ा, यानी सामान्य प्रक्रिया के अंदर मैं सांस ले रहा हूँ और मैं सांस छोड़ रहा हूँ, उस दौरान जितनी मात्रा के अंदर मैं वायु अंदर ले रहा हूँ यानी इनहेल कर रहा हूँ, और जितनी मात्रा के अंदर मैं वायु को एक्सेल कर रहा हूँ, उस दौरान जो वायु निकल रही है या लंग्स में प्रवेश कर रही है, उस मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो 500 ml होती है। यानी 1 मिनट के अंदर जो हम 15 से 16 बार जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसे ही हम टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कहते हैं। यानी सामान्य अवस्था के अंदर जो श्वसन की रेट है, श्वसन में फेफड़ों में भरी गई तथा बाहर निकाली गई वायु का जो आयतन होता है, उसे हम ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी मात्रा 500 ml होती है। अब जैव क्षमता, बायोलॉजिकल कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स की बायोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी होती है, ये लगभग 3400 ml से लेकर 4800 ml तक होती है। ये क्या होती है? श्वसन विकारों की जांच करने में मदद करती है। जब किसी व्यक्ति को श्वसन संबंधी विकार होते हैं तो उसको ट्रीटमेंट देने से पहले उसको डायग्नोस किया जाता है, इसको कौन सी बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित इसको कौन सी बीमारी है, उसके बारे में उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो उस दौरान कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, उससे ये पता लगता है कि इसके फेफड़े में स्वस्थ है या अस्वस्थ है, यानी इसमें एयर होल्डिंग कैपेसिटी इसके फेफड़ों में कितनी है। उसके आधार पर आगे उसकी जांच की जाती है और उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। फेफड़ों की जो कुल क्षमता होती है, यानी लगभग फेफड़े कितनी वायु को अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, वो लगभग 5800 ml से लेकर 6000 ml होती है। ये कौन सी होती है? वायु की वह अधिकतम मात्रा, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर, जिसे फेफड़े अधिकतम सांस लेने के बाद पकड़ कर रख सकते हैं। जैसे किसी ने कोई सांस ली, उसके बाद में वो और कितनी वायु को अपने अंदर इनहेल कर सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो वॉल्यूम बढ़ा है, ये पूरा जो लंग की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं फेफड़े की कुल क्षमता। वो लगभग 6000 ml तक होती है। अपशिष्ट आयतन का मतलब है रेजिड्यूल वॉल्यूम। अधिकतम सांस छोड़ने के बाद में फेफड़ों के अंदर जो बची हुई मात्रा है, यानी जैसे हमने सांस छोड़ी, जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूँ, उसके बाद में जो एयर हमारे फेफड़े के अंदर बचती है उसे हम रेजिड्यूल एयर कहते हैं, और वो लगभग 1200 ml के आसपास हमारे फेफड़ों के अंदर रहती है। रेजिड्यूल का मतलब ये है अवशिष्ट, यानी सांस छोड़ने के बाद के अंदर वायु की जितनी मात्रा फेफड़ों में पाई जाती है उसे हम रेजिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, यानी वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो 2 प्रकार का श्वसन होता है, वो किस किस प्रकार से होता है, किस और कौन कौन से जीवों में होता है, और उस दौरान ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या रहती है, कितने ATP प्राप्त होते हैं,
ऊर्जा की क्या मात्रा रहती है उसके बारे में इस चार्ट के द्वारा हम बहुत आसानी से समझेंगे। अनोक्सिक श्वसन की बात अपन करें तो यहाँ पर अनोक्सिक श्वसन से मतलब है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी यहाँ पर जो श्वसन हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला श्वसन को हम अनोक्सिक श्वसन कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऑक्सीय श्वसन है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अनोक्सिक श्वसन जब ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं है तो श्वसन जो पदार्थ हैं उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब श्वसन पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती है, वो भी बहुत अल्प मात्रा में प्राप्त होती है, यानी जो एटीपी का जो फॉर्मेशन होगा वो कम मात्रा में होगा, यानी इसमें हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कम होगी। यानी जो ऊर्जा का जो बंडल है, ऊर्जा के जो बंडल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ऊर्जा के बंडल हमेशा एटीपी के फॉर्म में होते हैं, यानी इस अनोक्सिक श्वसन के दौरान केवल और केवल 2 एटीपी फॉर्मेशन यानी 2 एटीपी ही बनती है। अंतिम जो उत्पाद बनेगा वो कार्बनिक यौगिक जो बनेगा उसको हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल बनता है इसके अंदर जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। इसे एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल। ऑक्सीय श्वसन की बात करता हूं तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। श्वसन जो पदार्थ है उसका पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इस प्रकार जब पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है पदार्थ का यानी ग्लूकोज का, तो ऊर्जा की मात्रा भी मैक्सिमम प्राप्त होती है। लगभग 36 से लेकर 38 जो एटीपी जनरेट होती है, यानी इसमें कितनी एटीपी जनरेट होती है? ओनली 2, और इसके अंदर लगभग 36 से लेकर 38 एटीपी जनरेट हो रही है, यानी अधिक जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो हमें ऑक्सीय श्वसन के दौरान होती है। इसमें जो अंतिम उत्पाद जो हमें मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। उदाहरण, अनोक्सिय श्वसन कई बार पूछ लिया जाता है, जो ऑक्सीय श्वसन और अनोक्सिय श्वसन होता है ये किस प्रकार के जीवों में होता है? तो अनोक्सिय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो निम्न पादप यानी जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे बात करते हैं अपन एल्गी फंगाई, उनके अंदर ये होता है। बैक्टीरिया, कवक यानी कवक मीन्स फंगाई, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, उनके अंदर जो ये जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका जो फॉर्मूला है ये है अपना ग्लूकोज, क्योंकि हमें हमारे जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है। ऊर्जा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो ये ग्लूकोज का एक अणु है। इस अणु का यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ये क्रिया हो रही है, तो इससे एथेनॉल बनता है, यानी ये एल्कोहल है, एल्कोहल। इसका जो नाम है वो एथिल एल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ये जो 2 एटीपी का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, यानी ऊर्जा की जो मात्रा है वो केवल 2 एटीपी है। वहीं हम दूसरी ओर ऑक्सीय श्वसन की बात करते हैं तो ये हायर प्लांट्स में होता है और कुछ जीवाणुओं में होता है, ऑक्सीय श्वसन होता है, एनिमल्स में होता है। इसके अंदर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जो एटीपी बनेगी वो लगभग 36 से लेकर 38 एटीपी का फॉर्मेशन इस ऑक्सीय श्वसन के दौरान होता है। श्वसन और दहन यानी रेस्पिरेशन और कंबक्शन, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। श्वसन सामान्य ताप पर कार्य करता है, यानी जो रेस्पिरेशन होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस पर यह वर्क करता है।
जबकि दहन करने के लिए हमें उच्च तापमान की जरूरत होती है। यह बहुत ही मंद प्रक्रिया है। जो श्वसन है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, और जो दहन है, कंबक्शन है, वो बहुत ही तेज गति से होती है, हाईली स्पीडेड प्रक्रिया है। भोजन के ऑक्सीकरण में कई अवस्थाएं पाई जाती है। ईंधन सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है और पानी का बनाता है। इसमें एंजाइम का नियंत्रण होता है, यानी श्वसन के अंदर जो भोजन का ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दहन के अंदर किसी भी प्रकार के एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी इस कंबक्शन के ऊपर या दहन में जो एंजाइम्स का कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो ऊर्जा बनेगी एटीपी के फॉर्म में संचित रहती है। इसमें जो ऊर्जा बनेगी वो हीट और कभी कभी प्रकाश, यानी हीट और लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि श्वसन और दहन के अंदर ये मोटे मोटे अंतर पाए जाते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि पेशियाँ जो होती है, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, जैसे हमारे लेग मसल्स हैं, जब हम कोई थकान भरा कार्य करते हैं, हम काफ़ी लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं, कई बार चलना पड़ता है, ऐसी स्थितियाँ बन जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उस स्थिति के अंदर हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का जमा होना हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड का जमा हमारी बॉडी में होता है, यानी वो कब होता है, ऑक्सीजन की कम मात्रा में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जब ऑक्सीडेशन होता है, तो उस स्थिति में हमारी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। यानी इसको हम इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी करूँ तो इसको बोलते हैं मसल फैटीग, यानी मसल्स के अंदर ऐंठन या खिंचाव आ जाता है और हमारे पैरों के अंदर एक लैक्टिक एसिड का जमा होता है और ऐंठन सी महसूस होती है, और उसका इलाज यही है कि हमें कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत होती है। जब हमें लगे कि हमें थकान आ गई है, हमारे पैरों के अंदर ऐंठन सी हो गई है, तो हम अगर घंटे 2 घंटे बैठकर आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है और हमारी जो मसल्स है उसको आराम मिल जाता है। तो यहाँ हम बात करें अनोक्सी अवायवीय रूप में श्वसन करती है, तो जो ग्लूकोज है उसका आंतरिक विखंडन होता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन के रूप में, यानी मसल्स फैटीग हो जाता है, वो उसमें उत्पन्न करता है। मसल्स जो ऐंठन होती है या फिर फैटीग होता है ना, क्रैम्प होते हैं, तो वो सारी किसकी वजह से होती है, इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में ऐंठन शुरू हो जाती है। पहाड़ों पर, यानी जो हिल स्टेशंस हैं, पहाड़ी जो लोग हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो एयर डेंसिटी है, यानी ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए पहाड़ों पर जाने के लिए, जो एवरेस्ट पर जाने के लिए जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। और इस स्थिति में जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं और पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनमें सांस फूलने की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो सांस फूलने की जो तकलीफ़ होती है, जो बीमारी होती है, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हाइपोक्सिया। कारण मनुष्य की सांस फूलने लग जाती है। श्वसन, रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है? रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक।
तो एक्सोथर्मिक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर हमें एनर्जी निकलती है, और एंडोथर्मिक जो अभिक्रिया होती है जिसको हम ऊष्माशोषी कहते हैं उसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर जो श्वसन की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मीन्स एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर इस प्रक्रिया के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, इस श्वसन के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की मात्रा प्राप्त हो रही है। जो ऊर्जा जो बन रही है वो लगभग हमें एटीपी के फॉर्म में प्राप्त होती है। जब ऊर्जा इसमें इस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, इसीलिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोज का जो विघटन हो रहा है, इसका जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है वो 3 चरणों में होता है। 3 चरण जो होते हैं वो पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा ईटीसी मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का विघटन होता है, यानी ये ग्लूकोज का कण है या अणु है, ये टूटकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं उसके अंदर ये होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी बनती है। कितनी बनती है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी जनरेट होती है, यानी 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब्स साइकिल जो होता है ये इसका दूसरा भाग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका जो मैट्रिक्स पार्ट है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। इसके अंदर भी 2 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें ऊर्जा की कितनी मात्रा बनती है? 2 एटीपी। अब जो तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ईटीसी भी कहते हैं। ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल झिल्ली यानी इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इंटरनल। इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर से फोल्डिंग स्थिति में होती है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इस प्रकार से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है तो ये डबल लेयर होता है। अंदर की जो लेयर होती है वो इस तरह से फोल्डेड होती है, इस तरह से फोल्डेड होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर F1 कण या ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, और ये जो ऑक्सीसोम्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एक लंबी चेन प्रक्रिया है जिसके थ्रू लगभग 38 जो एटीपी का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर टूटता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन से लगभग 686 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार आज का जो टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।